जी जी। मैं वंशवाद को मतलब फेवर नहीं कर रहा हूँ। जी जी। ठीक है, लेकिन तेजस्वी जी ये तय कर तो नहीं ना, तेजस्वी जी के हाथ में तो नहीं था ना कि वो किस घर में। अपेक्षा होती है उससे, परिवार की भी अपेक्षा होती है, नाते रिश्तेदारों की भी अपेक्षा होती है कि वो अपने परिवार के विरासत को, अपने पिता के विरासत को आगे बढ़ाएगा। सर ऐसा उसका परिवार चाहता है, लेकिन जनता तो नहीं चाहती है ना सर। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ। तो आप ये क्यों मानकर चल रहे हैं कि अगर कोई पार्टी या कोई नेता अपने बेटे को सामने रख दे रहा है तो वो तय हो गया? ये बहुत कठिन क्षेत्र है सर, ये फील्ड बहुत कठिन है। जिन नेताओं की विरासत रही है, जिन्होंने संघर्ष किया है, जी जी। और अगर सिर्फ इस वजह से आप उनके बच्चों को आने से रोक दीजिएगा कि तुम्हारे पिता भी नेता थे, तो ये उनके साथ जस्टिफिकेशन नहीं है। अब तो राष्ट्रीय जनता दल में आ गए हैं, तो मैं इसकी गारंटी दे रहा हूँ कि अगली बार इनको ये चीज़ नहीं फेस करना पड़ेगा, ऐसी परेशानी इनको नहीं फेस करनी पड़ेगी। अब समाजवादी घर में आए हैं, धर्मनिरपेक्ष घर में आए हैं, अपने घर में आए हैं। यहाँ पर सिर्फ दल में नहीं आए हैं, दिल में भी इन्होंने जगह बनाई हुई है, दिल में भी जगह इन्होंने बना लिया है। मतलब अब राष्ट्रीय जनता दल में आप लंबी पारी खेलेंगे। आप नमस्कार, मैं हूं रिंकेश कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज मैं पिपरा विधानसभा क्षेत्र में हूं और यहीं मेरी मुलाकात होती है प्रशांत जी से। मैं बता दूं, प्रशांत जी का मैं अगर ब्यौरा दूं तो प्रशांत जी अभी राजद से प्रदेश प्रवक्ता हैं। इन्हें इतना अनुभव है इन्हें, क्योंकि ये टीवी फेस करते हैं, कैमरा फेस करते हैं। ये हमें खुलकर बता सकते हैं अभी का इस बार का मैनिफेस्टो, मतलब इस बार राजद किस तरह से चुनाव लड़ेगी। कैसा लग रहा है सर इस बार का महागठबंधन, कैसा चुनाव का स्थिति कैसा रहेगा सर? देखिए, हमारे महागठबंधन में हम तो हैं ही राष्ट्रीय जनता दल जी, कांग्रेस पार्टी है जी, वामपंथ की तीनों पार्टियां हैं। ये दिलों से जुड़े हुए दलों का गठबंधन है। वैचारिक रूप से एक है, विचारधारा एक है। सर आपने कहा दिलों से जुड़ा हुआ है, लेकिन बात आती है, जब मैंने सर्वे करता हूं मैं, तो पता चलता है वंशवाद चले आ रहा है इसमें। जैसे कांग्रेस में वंशवाद चले आ रहा है, इसी तरह राजद में भी वंशवाद चले आ रहा है। पहले पापा फिर बेटा, इस तरह का। आपको इसमें क्या लग रहा है सर? सही में वंशवाद की पार्टी है क्या? रिंकेश जी जी, कौन सी राजनीतिक पार्टी है जिसमें आप दावा कर सकते हैं कि वंशवाद नहीं है? नहीं, वंशवाद इस तरह से हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आप खुलकर 3 पार्टियों का नाम अभी आपने लिया जी, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस जी। मैं आपसे पूछता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में उनके नेताओं के बच्चे हैं या नहीं? नहीं, बच्चे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का सर। जनता दल यूनाइटेड में उनके नेताओं के बच्चे हैं या नहीं? नहीं, बच्चे हैं सर, लेकिन एक बात बताइए, मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं है सर। दल मुख्यमंत्री का दावेदार इसमें वही हो रहा है। आप हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था जरूर आप जानते होंगे। जी। दल ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुख्यमंत्री का कौन चेहरा होगा, किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा चुनाव, जी, ये तय कर सकती है, ये घोषित कर सकती है जी। जो विधायक जीत कर आते हैं, अच्छा, वो तय करते हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जनता वोट देती है, लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च होती है। बिल्कुल। कोई अगर आदरणीय लालू जी का बेटा हो गया जी, और वो ये तय मानकर चल रहा है कि वो ही मुख्यमंत्री बनेगा, तो कोई ज़रूरी नहीं है। जनता के समक्ष उसको उतरना ही पड़ेगा, जनता की अदालत में जाकर अपनी बातों को रखना पड़ेगा। सर मैं इसलिए मेरा ये क्वेश्चन था, क्योंकि अभी जो सर्वे कर रहा हूँ है कि लोग कहते हैं अगर ये वंशवाद खत्म हो जाए तो राजद को मैं वोट करूँगा, ऐसा बहुतों का कहना है सर। इसके लिए आप क्या कहेंगे? इसके लिए उन लोगों को क्या कहेंगे सर आप? अगर इस रूप में देखिएगा, जी, मैं वंशवाद को मतलब फेवर नहीं कर रहा हूँ जी, ठीक है, लेकिन तेजस्वी जी ये तय कर तो नहीं ना, तेजस्वी जी के हाथ में तो नहीं था ना कि वो किस घर में जन्म लेते हैं। अगर उनको विरासत में राजनीति मिली है, तो एक सुयोग्य बेटा जो होता है, जिसको आप संस्कारी बेटा कहिएगा, उसकी सबकी अपेक्षा होती है, उससे परिवार की भी अपेक्षा होती है, नाते रिश्तेदारों की भी अपेक्षा होती है कि वो अपने परिवार के विरासत को, अपने पिता के विरासत को आगे बढ़ाएगा। सर ऐसा उसका परिवार चाहता है, लेकिन जनता तो नहीं चाहती है ना सर। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ। तो आप ये क्यों मानकर चल रहे हैं कि अगर कोई पार्टी या कोई नेता अपने बेटे को सामने रख दे रहा है तो वो तय हो गया?
ये बहुत कठिन क्षेत्र है सर, ये जी। फील्ड बहुत कठिन है। आप सरकारी नौकरी करते हैं, इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं, जी, जी। अगर एक बार पढ़ाई कर ली, पास हो गए तो कम से कम 30 साल 32 साल की 32 नौकरी साल। आपको मिल जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ हर 5 साल पर आपको परीक्षा की कसौटी पर उतरना पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल। जनता के अदालत में जाना पड़ता है, जनता आशीर्वाद देती। एक मैं ये मान सकता हूँ आपकी बात को कि एक लॉन्चिंग पैड मिलता है, जी। ठीक है, एक लॉन्चिंग पैड मिलता है। तो आप अगर हमारी पार्टी को अगर देखिएगा, राष्ट्रीय जनता दल को देखिएगा, तो जिनकी विरासत रही है, जिनकी विरासत, जिन नेताओं की विरासत रही है, जिन्होंने संघर्ष किया है, जी, जी। और अगर सिर्फ इस वजह से आप उनके बच्चों को आने से रोक दीजिएगा कि तुम्हारे पिता भी नेता थे, तो ये उनके साथ जस्टिफिकेशन नहीं है, ये उनके साथ न्याय नहीं होगा। सही बात। लायक की बात मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, कोई पार्टी अगर सिंबल दे देती है, उससे आप विधायक या सांसद नहीं बन रहे हैं। आपको जनता की अदालत में जाना ही पड़ेगा, कसौटी में आपको गुजरना ही पड़ेगा। आपको हर तरह से, हर रूप में परखेगी, बार बार परखेगी, एक बार आशीर्वाद देने के बाद भी परखेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, एक बात बताइए, ये तो हो गई वंशवाद वाली बात। अगर सत्ता में अभी महागठबंधन है, अगर ये सत्ता में आती है तो आपके हिसाब से क्या क्या काम होगा, क्या क्या बदलाव आएगा बिहार में? सत्ता में महागठबंधन नहीं है, एनडीए है। नहीं, मैंने मेरा क्वेश्चन नहीं समझा। हम लोग मैंने मेरा क्वेश्चन नहीं समझा सर। मैंने कहा सत्ता में अगर महागठबंधन नहीं, मैंने कहा कि अगर महागठबंधन सत्ता में आती है तब तो आप क्या चेंजिंग लाते हैं, क्या चेंजिंग देखने को मिलेगा जनता को मतलब बिहार में? देखिए, माननीय, आप प्रदेश प्रवक्ता है तो आपसे पूछना लाजिमी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय पिछले 15 साल से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, नीतीश बाबू। 15 साल बहुत लंबा समय होता है। आप जिस भी सेक्टर को उठाइए, जिन भी मानकों को देखिए, जिन भी मापदंडों को देखिए, बिहार की स्थिति क्या है अगर मैं आपको आंकड़े में बताऊं। जी जी। शिक्षा के क्षेत्र में हम सबसे फीसदी राज्य हैं। सही बात। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम सबसे फीसदी राज्य हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कीजिए, ट्रांसपोर्टेशन की बात कीजिए, रोजगार के संसाधनों की उपलब्धता की बात कीजिए, हम सबसे फीसदी राज्य हैं। बिहार में बेरोजगारों की संख्या प्रतिशत में अगर अभी मैं बताऊं आपको तो 46.6% लोग बिहार में बेरोजगार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 46.6% का अर्थ हुआ करीब 7 करोड़ की आबादी, 12 से 13 करोड़ की आबादी बिहार की है, 7 करोड़ लोग बेरोजगार हैं यहाँ पर। बिल्कुल। उद्योग धंधों का क्या हाल है आप जानते हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब आप क्या चेंजिंग लाएंगे? बता रहा हूँ मैं। जी। तो जिस प्रकार अभी हमारा संकल्प पत्र हमारे नेता ने, महागठबंधन के नेताओं ने घोषित किया है। जी जी। देखिए, आप चूंकि अभी हम लोग मुख्य रूप से कोसी के क्षेत्र में हैं, मैं खुद मधुबनी मिथिलांचल से आता हूँ। अच्छा, मधुबनी करो। मेरा घर मधुबनी पड़ता है जी। अगर आप में इच्छा शक्ति होगी, अगर आप में विजन होगा जी, थॉट प्रोसेस आपका क्लियर होगा, आपकी नीयत साफ होगी, नीति स्पष्ट होगी, आप रास्ते निकालेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बार बार ये कहना है कि बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है जी। यहाँ पर उन्होंने कारखाने, अभी कुछ दिन पहले भी उन्होंने कहा था यहाँ चारों बगल समुद्र नहीं है, जिसके कारण से यहाँ पे तो कारखाने नहीं लग सकते हैं। पंजाब समुद्र से घिरा हुआ है क्या? नहीं। पंजाब संपन्न प्रदेश है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हरियाणा समुद्र से, क्वेश्चन बनना लाजमी है। हरियाणा समुद्र से घिरा हुआ है क्या? नहीं। संपन्न प्रदेश है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपकी इच्छा शक्ति होगी, आपकी नीति स्पष्ट होगी, आपके पास विजन होगा, जी। तो आप रास्ते निकालेंगे। माननीय नेता प्रतिपक्ष युवा हैं, अनुभवी हैं, बहुत कम समय में बहुत अनुभव, बहुत माध्यम से, बहुत लोगों के प्रेशर के तरफ से उनको बहुत तरह का प्रेशर पड़ा, उस वजह से भी लोग अनुभव गेन करते हैं। बिल्कुल। इसलिए मैं बता रहा था कि कोसी और मिथिलांचल का क्षेत्र है, मिथिलांचल की पहचान है मखाना। बिल्कुल बिल्कुल सही बोले सर। आप मखाना उद्योग लगा सकते थे कि नहीं इन 15 साल में? बिल्कुल लगा सकते थे। आपने लगाया है? नहीं है। आप कोसी के क्षेत्र में हैं। जी। बाढ़ की समस्या है यहाँ पर, हमेशा रहती है, सुपौल जिला में खास करके यहाँ पर। जी। तो इस पे बाढ़ की समस्या पे अलग से विचार करूँगा। बिल्कुल। मछली उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सकता था, यहाँ पर नहीं दिया गया। आंध्र प्रदेश से अभी भी मछलियाँ आ रही हैं बिहार में। बिल्कुल। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास विजन होगा, आपकी इच्छा शक्ति होगी, नीति स्पष्ट होगी, आप प्रदेश की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए अगर आप
कृत संकल्पित होंगे, दृढ़ संकल्पित होंगे, तो आप रास्ते निकालेंगे। आप हाथ नहीं खड़े करेंगे, अपने आप को असहाय नहीं दिखाएंगे कि लैंडलॉक स्टेट है, समुद्र नहीं है, इस वजह से यहाँ पर कारखाने नहीं लग सकते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको जी। माननीय लालू जी हमारे आदरणीय नेता रेल मंत्री थे। आज बिहार में जितने भी कारखाने चल रहे हैं वो लालू जी की ही 4 कारखाने रेलवे के चल रहे हैं। नीतीश कुमार जी भी तो रेलवे के मिनिस्टर रहे हैं, बिल्कुल। उनके कार्यकाल में एक भी उद्योग क्यों नहीं खुला, एक भी कारखाना क्यों नहीं खुला? सुपौल से सटा हुआ जिला पड़ता है मधेपुरा, रेल इंजन कारखाना जी। सबसे पावरफुल रेल इंजन कारखाना अभी पूरे भारत में अगर है तो मधेपुरा का ही है, लालू जी की देन है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, दृढ़ निश्चय, इच्छा शक्ति, विजन और अपने लोगों के प्रति सहानुभूति, प्रेम, लगाव, स्नेह, उनकी आर्थिक तरक्की के विषय में आपके दिमाग में कोई ब्लूप्रिंट है, प्लान है या नहीं है? आपकी खुद की महत्वाकांक्षा क्या है ये लोग जानते हैं। आप 2013 में ही एक तरह से अगर बोला जाए तो मुख्यमंत्री पद से आप उब चुके थे, आप अति महत्वाकांक्षी हो गए थे। इसलिए आपने अपना 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ा था जी। 15 में हमारे साथ लड़े, फिर 17 में वापस उनके साथ चले गए। आप पिछले 4 साल में 4 सरकारें, बदलू भी बोला जाता है उनको, आप वो ये सब शब्द आप प्रयोग कीजिएगा, मैं नहीं करूँगा। पिछले 4 साल में 4 सरकारें इस प्रदेश की जनता ने देखी हैं जी। जब आपका पूरा ध्यान सिर्फ कुर्सी को बचाने में, अपनी छवि को चमकाने में रहेगा तो आप प्रदेश के बारे में, प्रदेश की भलाई के बारे में, जनता की भलाई के बारे में नहीं सोचिएगा, और वही हो रहा है। तो जिस तो बुराई हो गया सर उसका, चलिए तो वो तो मेरा काम है ना। बाकी हमारी सरकार बनती है, डॉक्टर्स की बहाली, एक्सपर्ट्स की मतलब बहाली, ये जो कहा जा रहा है सर 10 लाख नौकरियां दी जाएगी, तो इन्हीं सब पे काम किया जाएगा। बिल्कुल। देखिए ये कोई जुमला नहीं है, जैसे जुमला कह सकते हैं, क्योंकि अभी 4 लाख वैकेंसी है सर खाली। मैं बता रहा हूँ, ये बिल्कुल सब कुछ का आकलन करके, एक एक सेक्टर को पता करके, आप अगर अभी देखिएगा तो 4.5 लाख से ज़्यादा पद, अगर एग्जैक्ट बोलूँ तो 4.5 लाख पद, 4.5 लाख पद खाली रिक्त हैं जी जी जी। ठीक है, आप मानकों की बात करेंगे ना, जो एक मानक तय होता है, जो मापदंड तय होता है रेशियो का जी। जैसे मैंने अभी बताया 1000 पेशेंट पर 1 डॉक्टर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर 17,000 पेशेंट पे 1 डॉक्टर है, वहाँ पर रिक्त पद हैं। अच्छा, वहाँ पर है। नागालैंड जैसे स्टेट जहाँ पर भारत का जो मानक है, हमारे देश का जो मानक है, वो कहता है 1 लाख आबादी पर 1000 पुलिसकर्मी होने चाहिए। 1 लाख आबादी पर 1000 पुलिसकर्मी होने चाहिए। नागालैंड जैसा छोटा राज्य 1 लाख की आबादी पर जो एक तय मापदंड, एक तय मानक है, उससे ज़्यादा है, 1000 से ज़्यादा है, मिनिमम 1000 होना चाहिए 1 लाख पर, 1200 के, और यहाँ पर 77 है बिहार में। तो आप सोच लीजिए कितनी मतलब कितने रिक्त पद हैं। सही तो इन सब को, हर सेक्टर को, आप शिक्षकों की जो बहाली रुकी हुई है, डॉक्टर्स की बहाली रुकी हुई है, प्रोफेसर्स की बहाली रुकी हुई है, पुलिस विभाग में बहाली रुकी हुई है, जूनियर इंजीनियर्स के पद खाली हैं, इन सब को जब आप जोड़िएगा तो ये 10 लाख हो जाता है। हम ये नहीं कह रहे कि हम सिर्फ 10 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जब कैबिनेट की पहली बैठक होगी, ऑलरेडी इतने पद स्वीकृत हैं बिहार में जिनको भरना इस सरकार का ही काम था, जो इन्होंने 15 साल में नहीं किया। तो इसलिए हमारे नेता, माननीय प्रतिपक्ष, भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी जी हर जगह कह रहे हैं, हर सभा में कह रहे हैं, अपने चुनावी मैनिफेस्टो में भी उन्होंने कहा है, कैबिनेट की पहली बैठक में अपने कलम से अगर पहला हस्ताक्षर मैं करूंगा तो मैं इस 10 लाख रोजगार की व्यवस्था करूंगा। समान वेतन की भी बात हो रही है। बिल्कुल, हमने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में चुनाव से पहले जब शिक्षकों का आंदोलन चल रहा था, नियोजित शिक्षकों का आंदोलन चल रहा था, उनकी टीम लगातार हमारे संपर्क में थी, हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी जी के संपर्क में थी। उन्होंने अपनी बातों को, अपनी मांगों को उनके समक्ष रखा था। उन्होंने उसी समय उनको भरोसा दिया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो ये एक जो भेदभाव है, ये एक्चुअली में जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो हो रहा है, आप एक काम ले रहे हैं और अलग अलग वेतन दे रहे हैं, ये लेबर लॉ के अगेंस्ट है। बिल्कुल। तो उन्होंने उसी समय इस चीज़ को स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हमारे मतलब लालू जी के समय में जैसे बीपीएससी के माध्यम से परमानेंट शिक्षकों की बहाली होती थी, वही अभी तक चला आ रहा है। तो बीपीएससी के माध्यम से ही शिक्षकों की बहाली होगी, परमानेंट बहाली होगी, और समान काम के लिए समान वेतन ही दिया जाएगा। ये हमारा उनसे अगर बोलूँ तो एक कमिटमेंट था,
उस कमिटमेंट को हमने अपने मैनिफेस्टो में भी डाला जी, है बिल्कुल। और हमारी सरकार बनती है तो हम निश्चित रूप से इस पर काम करेंगे और ये हमारी प्राथमिकता में है। इस पर कोई किसी भी प्रकार का संदेह या संशय न रखे। अच्छा सर, एक बात बताइए, एक क्वेश्चन आता है कि अगर आपकी सत्ता, हम इसलिए बार बार कह रहे हैं क्योंकि सत्ता की बात कर रहे हैं कि अगर आप सत्ता में आते हैं तो क्या करेंगे? अगर सत्ता में आते हैं सबसे पहले किस चीज़ पे सबसे पहला वर्क क्या होगा आपका? देखिए, मैंने तो अभी आपको स्पष्ट कहा, नहीं 10 लाख पे तो काम होगा, उसके बाद मतलब 46.6% बेरोजगारी है। मैंने आपको कहा सबसे पहला काम आप बेरोजगारी पे करेंगे। आप जो अगर मैं ठेठ भाषा में कहूँ तो आपने पिछले 15 साल में बिहार की जवानी को बर्बाद कर दिया। एक पीढ़ी बर्बाद हो गई यहाँ पर। 7 करोड़ लोग जो बेरोजगार हैं, ये बहुत बड़ी आबादी होती है। बिल्कुल सर। तो सबसे पहले तो जो मैंने कहा आपको कि पहला हमारा ध्यान और पहली प्राथमिकता किस तरह रोजगार के संसाधनों को उपलब्ध कराया जाए, रोजगार का किस प्रकार रोजगार मुहैया कराया जाए, शिक्षा की व्यवस्था हमारी प्राथमिकता में है, रोजगार हमारी प्राथमिकता में है। और लोग यहाँ पर क्यों पलायन को मजबूर हैं, पलायन पे काम करेंगे। पलायन पर क्यों मजबूर है, उद्योग धंधों की इतनी कमी क्यों है यहाँ पर, संसाधनों की इतनी, जब तक उद्योग धंधे नहीं लगेंगे, कल कारखाने नहीं खुलेंगी, तब तक रोजगार की व्यवस्था कैसे उत्पन्न होगी? हम लोग रोजगार का सृजन कैसे कर पाएंगे? तो आपको भी ऐसा लगता है क्या ये लैंडलॉर्ड की जो समस्याएं बता रहे हैं नीतीश जी, तो ऐसा तो नहीं कि ये भी सरकार आने के बाद फिर से यही कहेगी कि नहीं? मैंने इसलिए आपको स्पष्ट रूप से 2 राज्यों का उदाहरण दिया था, जी, पंजाब और हरियाणा का। पंजाब और हरियाणा आपकी नज़र में विकसित प्रदेश की श्रेणी में आते हैं कि बिल्कुल नहीं? बिल्कुल। लैंडलॉक प्रदेश है कि नहीं? बिल्कुल लैंडलॉक है। कोई जरूरी है कि जहाँ पर समुद्र हो वहीं पर पोर्ट खुलेंगी, वहीं पर IT सेक्टर आएगा? पोर्ट तो नहीं खुलेंगी, लेकिन हाँ बंदरगाह तो जो समुद्र रहेगा वहीं पर ट्रांसपोर्टेशन का होता है ना। सही बात है। तो कोई जरूरी तो नहीं है। है। अगर आपका लैंडलॉक स्टेट है, आपकी भूमि, आपकी मिट्टी उपजाऊ है, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में आपने क्या किया? मखाना बिहार की पहचान है। बिल्कुल, अब आपने बताया। उसी तरह लीची भी बिहार की पहचान है। लीची के फसल के लिए, उसके फूड प्रोसेसिंग के लिए, उसके संग्रहण के लिए आपने कुछ किया? आपको एक और आंकड़ा मैं देता हूँ जी। मुजफ्फरपुर फेमस है लीची के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपको पता है जब लीची का फल आता है पेड़ में, वो पक कर जो नीचे गिरने लगता है अपने आप, 78,000 टन से ज़्यादा लीची बर्बाद हो रहा है बिहार में। उसका क्या रीजन है सर? आपके पास कोल्ड स्टोरेज, आपके पास स्टोरेज की कोई व्यवस्था नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ, ना फूड प्रोसेसिंग की व्यवस्था है और ना आपके पास स्टोरेज की व्यवस्था है। तो क्या करेगा कोई? जमा करके भी कहाँ रखेगा? मतलब अगर आप आते हैं, मतलब तो महागठबंधन आती है तो जमीनी स्तर पर काम होगा। बिल्कुल, जमीनी स्तर पर काम होगा। जो यहाँ की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बिहार के हिसाब से, बिहार की समस्याओं को समझते हुए, परखते हुए उस समस्याओं का हल किया जाएगा, निदान किया जाएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप उसी मिथिलांचल का क्षेत्र है, यहाँ पर पानी प्रचुर मात्रा में, आपने मखाना और मछली के लिए क्या किया? 15 साल में भी अगर आंध्र प्रदेश से ही मछली बिहार आ रही है, सही बात है, मछली बिहार से मछली बाहर क्यों नहीं जा रहा है? आपने मखाना उद्योग के लिए कुछ नहीं किया, आपने लीची के लिए कुछ नहीं किया। आपकी भूमि इतनी उपजाऊ है, गंगा का जो बेल्ट होता है, जो गंगा का बेल्ट है, ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी माना जाता है। आप अगर पंजाब की अर्थव्यवस्था कृषि पर ही आधारित है और इतना संपन्न प्रदेश है, तो बिहार क्यों नहीं हो सकता? वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। बिहार के ही लोग तो पलायन करके पंजाब और हरियाणा में काम कर रहे हैं। पंजाब में किसान बनकर काम कर रहे हैं और हरियाणा में फैक्ट्री में मजदूर बनकर काम कर रहे हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए, आपने इतना चीज़ गिनाया, अगर आपसे एक बात पूछूं कि नीतीश कुमार की 15 साल सरकार, आपने भी बोली 15 साल सरकार में रहे, तो क्या एक भी आप अच्छा काम गिना सकते हैं सर? आपके हिसाब से कुछ अच्छा हुआ है? देखिए सर, अब एक काम जब आप एक प्रदेश की बात करते हैं, किसी छोटे से प्रदेश के आप मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप बिहार जैसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। 243 विधानसभा आती है, 243 विधायकों में से आपको चुनकर मुख्यमंत्री बनाया गया है, सीट पर बैठाया जाता है, 15 साल आपको समय दिया गया है। तो क्या आपको लगता है कोई भी एक अच्छा काम किया गया हो? मैं एक भी इस चीज़ को मैं रेखांकित या उल्लेखित नहीं कर सकता हूँ यहाँ पर कि जिसको मैं गिना सकूँ कि इन्होंने एक अच्छा काम किया हो। अगर ये अपने आप को सड़कों के लिए, जो सड़कें हैं हमारी, उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। हाँ, सड़क अच्छा बना है, उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जितने भी नेशनल हाईवेज़ हैं, बिल्कुल, उसके अलावा स्टेट हाईवेज़ की क्या स्थिति है, मैं वो जानना चाहूँगा आपसे।
नेशनल हाईवेज अगर बन रहे हैं, नेशनल हाईवे तो उसके अंतर्गत नहीं आता है, बिहार राज्य सरकार के अंतर्गत, ये तो केंद्र सरकार है जी। स्टेट हाईवेज की क्या स्थिति है, क्या हालत है, आप बता दीजिए मुझे, मैं जान जाऊंगा। नहीं, बहुत जगह रोड बनी भी है सर। अगर नली गली योजना को ही आप विकास का मापदंड मानते हैं, कहा जाता है 15 साल पहले बिजली नहीं था किसी भी घर में, अब बिजली लाया गया है हर घर में। बिहार एकमात्र प्रदेश है जहाँ बिजली आई है इन 15 साल में, या देश के हर राज्य में आई है? हर राज्य में आई है, हर घर में पहुंची है। लेकिन पहले बिजली जब लालू का राज था सर, उस समय भी तो बिजली थी सर हर राज्य में। मैं यहाँ पर आपसे ये पूछना चाहूँगा जी, बिजली केंद्र सरकार का विषय है, बिहार सरकार खुद से कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रही है ये बताइए। नहीं, मेरे कहने का बिजली का कितने मेगावाट का उत्पादन बिहार सरकार कर रही है? अगर केंद्र सरकार की योजना है हर घर में बिजली पहुंचाने की, तो उसका क्रेडिट आप लेंगे? नहीं। और ये कोई आज की प्रक्रिया है क्या? यूपीए की सरकार जो 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए की सरकार रही, जिसमें हम भी एक घटक दल थे, उस टाइम बिजली पर काम नहीं हुआ। इसलिए अगर आप मुझसे पूछिएगा कि नीतीश जी ने एक काम क्या अच्छा किया, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मेरी नज़र में एक भी ऐसा काम नहीं है जिसको मैं गिना सकूं। पिछले 15 साल में इन्होंने अपने काम के माध्यम से अपनी जो एक रेखा जो खींची जाती है, इन्होंने इतनी लंबी रेखा नहीं खींच पाए हैं जिसकी बात ये कर सकें, अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ सकें। इसलिए बार बार आप देखते होंगे ये 15 साल वर्सेस 15 साल की बात कर रहे हैं। आपके पास अगर गिनाने को अपनी उपलब्धि होगी, अपनी नीति होगी, अपने सिद्धांत होंगे, तभी तो आप उन पर चुनाव लड़ेंगे। जब आपने कोई काम किया ही नहीं तो दूसरों के ही बात पर दूसरों अफवाह फैलाकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न करके ही चुनाव लड़ेंगे, आपकी बात है। अब सर लास्ट एक क्वेश्चन आपसे, अंतिम भी है, कि यहाँ बिस्मोहन मंडल जी हैं, आप उनके दामाद भी लगते हैं तो सर यहाँ वो पहले बीजेपी में थे, हाँ। और बीजेपी से अभी राजद से चुनाव लड़ रहे हैं पिपरा विधानसभा से। तो सर क्या लगता है आने का क्या रीजन रहा होगा? और रहा होगा मैं हम नहीं पूछ सकते हैं क्योंकि आप जानते होंगे हर चीज़, तो आप बताएंगे। देखिए, बिस्मोहन जी बहुत पुराने नेता रहे हैं, इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी राजनीतिक रही है। इनके पिता 1980 के दशक में स्वर्गीय जगदीश मंडल जी यहाँ के कद्दावर नेता थे। बिल्कुल। 2 बार विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी बने हैं। बिस्मोहन बाबू की इस क्षेत्र में अपनी पहचान है, वो किसी दल के मोहताज नहीं है। क्योंकि मैं इस परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, सब कुछ जानता हूँ, मैं कह सकता हूँ इन बातों को। ऐसा भी तो कहा जा सकता है ना, आप राजद में थे तो आप राजद में उन्हें खींच लिए। नहीं, ऐसी अभी मैं जवाब दे रहा हूँ, पूरा खुलकर मैं जवाब दूंगा। बिल्कुल। बिस्मोहन जी की अपनी पहचान है, जैसा मैं बता रहा था, किसी दल के मोहताज नहीं है वो। अभी तक मैंने जितना भी इस क्षेत्र की राजनीति को देखा है, समझा है और शीर्ष के नेताओं को देखा है, चाहे वो नीतीश जी का काल रहा हो, चाहे वो फिर बीजेपी का काल रहा हो, जिस भी दल को अपने आप को स्थापित करना होता है वो इस क्षेत्र में बिस्मोहन जी को का उपयोग करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल में मैं शुरू से रहा हूं। मेरे पिता स्वर्गीय रामनारायण मंडल साहब राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष थे। मेरे अंकल स्वर्गीय प्रोफेसर रामदेव भंडारी राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव रहे, लगातार 16 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। हम लोगों का परिवार राष्ट्रीय जनता दल का संस्थापक सदस्य रहा है परिवार। तो इस नाते हम लोगों की हमेशा इच्छा रहती थी कि बिस्मोहन बाबू हमारी पार्टी में आ जाएं, राजद में आ जाएं। हमारे नेता, क्योंकि हम लोग हम उम्र हैं, हम लोग माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी हम उम्र हैं, हम लोग साथ में पहले क्रिकेट भी खेलते थे, तो उस समय से भी मेरी जान पहचान है। तो हम लोग चाह रहे थे कि इस कद्दावर का नेता जो स्वयं में समाजवादी विचारधारा का है, धर्मनिरपेक्ष है, अपनी पहचान से अपने सिद्धांतों पर राजनीति करता है, ऐसे लोगों को अगर पार्टी में जोड़ा जाए तो उनके लिए तो हितकारी होगा भी, पार्टी के लिए भी ये चीज़ हितकारी है। तो इन्हीं सब वजहों से मुझे भी कहा गया था कि आप प्रयास कीजिए, अगर सफल होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये मैं सौभाग्यशाली हूँ। क्या आपके थ्रू ही आए हैं सर? अब मेरे थ्रू एग्जैक्टली मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे ही थ्रू आए हैं, ये लेकिन आपका कहीं ना कहीं प्रयास रहा है। नेतृत्व में बातचीत चल रही थी, हम लोगों का मन था, सबका मन था कि इनको राष्ट्रीय जनता दल में लाया जाए। अच्छा, एक बात बताइए सर, तो मैं आपने कहा सब माध्यम बन सका इसके लिए। आपने कहा कि जिसको यहाँ से जीतना होता है तो वो इनका यूज करते हैं, आपने ऐसा कहा।
तो सर अगर जीतना होता है तो अगली बार भी तो जीतना होगा उनको। बिल्कुल। तो अगली बार क्यों इनका मिसयूज होता है, क्यों इन्हें निकाल दिया जाता है, या फिर ये निकल जाते हैं दूसरे से लड़ने लग दूसरे दल में चले जाते हैं? अब तो राष्ट्रीय जनता दल में आ गए हैं, तो मैं इसकी गारंटी दे रहा हूँ कि अगली बार इनको ये चीज़ नहीं फेस करना पड़ेगा, अगली बार नहीं जाएंगे। ऐसी परेशानी इनको नहीं फेस करनी पड़ेगी। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, जब आप सिद्धांतों की राजनीति कीजिएगा, विचारधारा की राजनीति अभी सर से मैंने पूछा भी, आपने आप सिद्धांतवादी नेता हैं या फिर सत्तावादी नेता हैं? नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ, जी। जब आप सिद्धांतों की राजनीति कीजिएगा, आप जब विचारधारा की राजनीति कीजिएगा, तो जो लोग सिर्फ सत्ता की राजनीति करते हैं, जो लोग सिर्फ कुर्सी की राजनीति करते हैं, जो लोग सिर्फ अपने हित को साधने की राजनीति करते हैं, तो वहाँ पर विचारों को लेकर टकराव स्वाभाविक है। बिल्कुल। और जो व्यक्ति स्वयं से बना हुआ हो, जिसकी अपनी खुद की पहचान हो, जो विचारधारा से मजबूत हो, विचार से मजबूत हो, सिद्धांतों से मजबूत हो, तो जब बात उसके क्षेत्र की आएगी, जब बात जनता की, उसके अपनी जनता की आएगी, तो वो वहाँ पर पीछे हटने को कभी तैयार नहीं होगा। तो मुझे लगता है इससे पूर्व वो जिस भी पार्टी में रहे हैं, यहाँ वहाँ पर हो सकता है निश्चित रूप से इन्हीं सभी समस्याओं से उनको दो चार होना पड़ा होगा, इन्हीं सब समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। तो अब समाजवादी घर में आए हैं, धर्मनिरपेक्ष घर में आए हैं, अपने घर में आए हैं, यहाँ पर सिर्फ दल में नहीं आए हैं, दिल में भी इन्होंने जगह बनाई हुई है, दिल में भी जगह इन्होंने बना लिया है। मतलब अब राष्ट्रीय जनता दल में आप लंबी पारी खेलेंगे। आप गारंटी लेते हैं? गारंटी मैं तो बहुत छोटा हूँ अभी, लेकिन हाँ, ये है कि जब तक सिद्धांत, नीति और विचारधारा स्पष्ट रहेगी, जब तक इसमें टकराव नहीं होगा, कोई कहीं नहीं जा रहा है। और मैं इतना मानता हूं कि जिस विचारधारा के ये लोग हैं और जिस विचारधारा की हमारी पार्टी है, यहाँ पर टकराव किसी भी सूरत में, किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा। थैंक यू सर। अभी मेरे साथ में प्रशांत जी थे। प्रशांत जी ने हर चीज़ की को खुलकर जवाब दिया, हर चीज़ को अच्छे से बताया कि कैसे अगर सत्ता में आती है राजद तो कितने अच्छे से काम करेगी और किन किन मुद्दों पर काम करेगी। मैं हूं रिंकेश कुमार और आप देख रहे हैं SM न्यूज़। धन्यवाद।